दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आपके सामने आया हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए बात क्या है कि हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और हम उनके आंसर देखेंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं चार ऑप्शन लेके आऊं और चार ऑप्शन को मैं बताऊं कि अब बताओ आंसर क्या होगा। इसके पीछे क्या है, आपका समय ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उस समय को हमें फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। लगातार हम उसके बारे में बात करते हुए आगे निकल जाएं। क्लियर हो गई बात, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात, तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की। बात क्या है कि आप हमारी तो टेस्ट सीरीज है ही, साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, हाल ही में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु अनुसंधान के लिए एक खुला मंच आरंभ किया गया है, एटीएल स्पेस चैलेंज 2021। अब ये क्या है, बात ये समझना है आपको। क्लियर हो गई बात। अब इसमें आप क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 क्या है। तो ये इसरो और सीबीएसई इन दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा करंट में चल रहा है। इसमें हम बच्चों को रिसर्च के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं। और एटीएल स्पेस चैलेंज का मतलब है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब और नॉन लैब वाले लोग दोनों शामिल हैं, पर आप समझिएगा। मान लीजिए तीन विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय के पास लैब नहीं है, पर एक लैब खुली है जो अटल टिंकरिंग लैब है। अब ये तीनों विद्यालय क्या कर सकते हैं, यहां पर जाकर अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल करवा सकते हैं कि हाँ अटल टिंकरिंग लैब के अंदर। क्लियर हो गई बात। तो ये है एटीएल स्पेस चैलेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और इसरो की मदद से किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में चंद्रयान 2 इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। और मैं उसकी डेट, आप लोगों ने अभी तक मेरा चंद्रयान 3 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे रखा है। चंद्रयान 2 की डिटेल भी मैंने पूरी उस पर दी है, पर एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 99% मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त 2022 जब हम आजादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब होगी। क्लियर हो गई बात। तो आइए बात करते हैं चंद्रयान 2। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, किस लॉन्च व्हीकल से। तो जीएसएलवी MR3 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो हम लॉन्च करेंगे वो भी इसी व्हीकल से करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए छोटी सी बातें कुछ यहां आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन। और इसमें आपको यह भी पता है कि जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग थी, हमारे लैंडर की, विक्रम लैंडर का नाम रखा था, प्रज्ञान हमने अपने रोवर का नाम रखा था, तो लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई और वो जो हमारा मिशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर हो गई बात, ये आप ध्यान रखिएगा। और लैंडिंग डेट क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 6 सितंबर 2019। क्लियर हो गई बात। आप हमारे चंद्रयान मिशन का वीडियो जरूर देखिए। आइए अगली बात करते हैं, वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया। हाल ही में एक न्यूज में रहा है कि पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहां विकसित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा रशिया में। अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपने अभी हाल ही में एक वेब सीरीज देखी होगी रॉकेट बॉयज, और उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें हमारे पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा के बारे में बताया गया है, तो आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फ्लोटिंग, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्टेब्लिश किया गया है, तो रशिया में। ठीक है, रशिया ने हमें न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प भी की है। आइए अगली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह था, कौन सा था पहला स्वदेशी उपग्रह। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था। तो भैया ये ध्यान रखिएगा, इनसेट 2A। स्वदेशी का मतलब इंडिजीनियस, मतलब हमारे भारत में बना हुआ इनसेट 2A। अब इसकी लॉन्च डेट क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमसे बीच में पूछ लेता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको पता होना चाहिए कि 1992 अगस्त 1992 के अंदर इनसेट 2A को लॉन्च किया गया था।
क्लियर हो गई बात। बहुउद्देशीय का मतलब होता है मल्टीपर्पज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये मेट्रोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए था, इनसेट 2A। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आइए अगली बात, अगस्त 1992 याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि 2002 के अंदर इसने अपनी वर्किंग बंद कर दी थी। आइए अगली बात करते हैं। इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित मिशन, भैया ध्यान रखिएगा कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला समर्पित मिशन था वो है अमेजोनिया 1। ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारी वाणिज्यिक शाखा, कॉमर्शियल शाखा एक बनाई गई है न्यू स्पेस लिमिटेड के नाम से। NSIL का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, तो आपको ये पता होना चाहिए कि NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्लियर हो गई बात। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसका पेरेंट कंपनी कौन है NSIL का, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसरो के अधीन ही ये काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसका ऑनर है, और इसका जो पहला मिशन है वो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ है आपके अमेजोनिया 1। क्लियर हो गई बात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए 28 फेब 2021 की बात है। ये एक तरीके से पूरी तरह का ये करंट है, आपको बिल्कुल ये ध्यान नहीं देना है कि करंट नहीं है, आपके लिए पूरी तरीके से करंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगली बात करें अपन। अब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ध्यान रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए 1962 में बनी। और भैया इन कॉस्ट पर ये जो है इसी की कमेटी की सिफारिश पर इसरो को स्टेब्लिश किया गया था 1969 के अंदर। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनी, तो ध्यान रखिएगा 1962 के अंदर। इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी कब बनी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये कब बनी, 1962 के अंदर। क्लियर। अगली बात करते हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह, फर्स्ट हमारा कौन सा क्या है, सैटेलाइट है जिसे हमने क्या किया, लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च कब हुआ। क्लियर हो गई बात, तो ये ध्यान रखिएगा 1975 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल के अंदर आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, और स्वदेशी तकनीक से बना हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह, ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुदूर संवेदन उपग्रह पहला कौन सा है, ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो कैसे काम करेगा, सुदूर संवेदन से काम करेगा, रिमोट सेंसिंग से काम करेगा। क्लियर हो गई बात, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भास्कर 1 है। अब भास्कर 1 के बारे में अपन ध्यान देते हैं कि भास्कर 1 क्या है। ठीक है, भास्कर 1 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है, और इसको 1979 के अंदर लॉन्च किया गया था 7 जून के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। भास्कर सीरीज, ध्यान रखिएगा इसरो की बहुत बड़ी सीरीज थी जिसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। भास्कर 1, भास्कर 2 किसके नाम पे रखा गया, हमारे जो गणितज्ञ थे आदरणीय भास्कराचार्य, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। भारत द्वारा चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया कब, 22 अक्टूबर 2008। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान मिशन 1, आपको पता है चंद्रमा के अंदर पानी की बात सबसे पहले अगर हुई है तो भले यूएसए ने की है, पर वो उपकरण कहां से लॉन्च किया गया था, आपको पता किसके थ्रू गया था, तो चंद्रयान 1 के थ्रू गया था। वो उपकरण कहां, ध्यान रखिएगा चंद्रमा के अंदर, जिसने सबसे पहले चंद्रमा के अंदर पानी होने की बात कही थी। अब आपको बता देते हैं 22 अक्टूबर 2008 हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान मिशन, ध्यान रखिएगा ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और लैंडर दोनों मिशन था, और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ क्या है, लैंडर और रोवर है। क्लियर हो गई बात, ये आपको ध्यान में रखना है।
और आपको ये भी पता है कि 22 अक्टूबर 2008 को ध्यान रखिएगा इसको चालू क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, और 28 अगस्त 2009 तक इसने काम किया था। किसने? चंद्रयान-1 ने। इसरो ने अभी हाल ही में कहा है कि हमने चंद्रयान को ऑर्बिटर के अंदर राउंड करते हुए देखा है, मतलब अभी वो अलाइव है। देखिए अगर भारत कभी उससे कनेक्ट कर पाया तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये लॉन्च किससे किया गया था, तो पीएसएलवी, ध्यान रखिएगा, एक्सेल 22 से लॉन्च किया गया था। कौन सा? ध्यान रखिएगा चंद्रयान-1 पीएसएलवी से। बाकी बचे हुए चंद्रयान काहे से लॉन्च किए गए? जीएसएलवी से। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। इसरो का वर्क हॉर्स के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपसे जरूर पूछेगा। वर्क हॉर्स मतलब इसरो सबसे ज्यादा काम किससे लेता है? सबसे विश्वसनीय रॉकेट लॉन्चर इसरो का कौन सा है? तो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप लोगों को पता है कि पीएसएलवी के बाद जीएसएलवी आया, और आज की डेट में हम एक और लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं, एसएसएलवी की भी बात करते हैं। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। नासा के न्यू हॉरिजॉन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यू हॉरिजॉन मिशन, आप लोगों ने शायद इसको ना पढ़ा हो, पर आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसका है। तो पहली बात ये है कि ये है जो ये नासा का है। ठीक है? अगली बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य है प्लूटो, ध्यान रखिएगा, प्लूटो और क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। क्यूपर बेल्ट क्या है ये बता देता हूं। हमारे सौर मंडल, सोलर सेल का सबसे लास्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। और प्लूटो आपको पता है, अब इसको क्या है, उपग्रह की श्रेणी से, ध्यान रखिएगा, उपग्रह की श्रेणी से, सॉरी, ग्रह की श्रेणी से हमने हटा दिया है। क्लियर हो गई बात? अब हम इसको अपना ग्रह नहीं मानते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसको अब हम ड्वार्फ प्लेनेट मानते हैं, प्लेनेट नहीं मानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब इसके बारे में आप न्यू हॉरिजॉन के बारे में और क्या क्या जानना चाहेंगे? तो न्यू हॉरिजॉन कब लॉन्च हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो न्यू हॉरिजॉन लॉन्च हुआ 2006 के अंदर। क्लियर हो गई बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगली बात करते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत संचार निगम लिमिटेड, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप लोग ऐड भी देखते रहे होंगे। और 1 रुपए में अगर पूरे इंडिया के अंदर पहले बात करने की बात किसी ने की तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो 15 सितंबर 2002 आप याद रखिएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्लियर हो गई बात? ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब बना ये। क्लियर? चलिए अगली बात करें। भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। एक गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। 21 साल हो गए हैं इसको। ठीक है? इसके हेड कौन है ये भी आपको बता देते हैं। अश्विन वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर हैं इसलिए प्रमुख है, और प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं वो चेयरमैन हैं इसके। इतनी सी बात है, और ज्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं जानना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जो निधन हुआ था, इसने हमारे परमाणु कार्यक्रम को धक्का तो दिया, पर इन्होंने जो सपना देखा था भारत के लिए, वो सपना जाकर साकार हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, हमारे न्यूक्लियर रिसर्च और एनर्जी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका प्लेन क्रैश में निधन हुआ था ब्लैक माउंटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर। ये आप ध्यान में रखिएगा। हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद इनका निधन होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी देश की कॉन्स्पिरेसी थी, खैर वो अपन ध्यान नहीं देते हैं। अगली बात करते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? ये भी ध्यान रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन स्टेब्लिश किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा परमाणु ऊर्जा की चर्चा चल रही है, तो तारापुर आपको याद रखना है। तारापुर से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से, हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर आप हमारे
ऐप को डाउनलोड करिए, इरा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को अवेल करिए और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं उसको ज्वाइन करिए। क्लियर हो गई बात? अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज और करंट की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको लाभ होगा। दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, अगर वो डाउनलोड नहीं हो पाता लिंक से तो ये आप लोगो देखिए और इरा इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा, एकेडमी नहीं, तो आपको बहुत आसानी से क्या मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएं। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं तारापुर, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। और ये मैंने आपको बता दिया, भारत का पहला क्या था, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सॉरी एटॉमिक एनर्जी स्टेशन था। ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, तारापुर। क्लियर? चलिए, आपको ये भी पूछ सकता है कि ये कब स्टेब्लिश किया गया, क्या, इतनी डिटेल कभी एक दिन में पूरी परमाणु ऊर्जा की सीरीज लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण पोखरण स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखिएगा, कब आयोजित हुआ, 18 मई 1974। आपने मेरा अगर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा। स्माइलिंग बुद्धा 1874 में हुआ। उसके बाद शक्ति 1, शक्ति 2 मतलब शक्ति 98 जिसको हम कहते हैं 11 मई, जिस दिन हम टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। और उसके बाद 13 मई 1998 अटल जी के समय में। पोखरण मूवी भी एक, ध्यान रखिएगा। इस समय कौन प्रधानमंत्री था 1974 में, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब मुझे बताइए, जब स्माइलिंग बुद्धा हुआ था कमेंट बॉक्स के अंदर, तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए। आइए अगली बात करें। परमाणु आयुध ले जाने और रडार की पकड़ से बचने में सक्षम देश की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम और रडार की पकड़ से बचने में सक्षम, मतलब रडार की रेंजिंग से बाहर, ठीक है, हमारी सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, सॉरी ध्यान रखिएगा, सोनिक क्रूज मिसाइल, सब सोनिक का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि भैया इसकी स्पीड जो है वो सोनिक स्पीड से हल्का कम। सब सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? निर्भया है। आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? मुंबई। हमारे नेवल के, ध्यान रखिएगा, नेवल के जितने इक्विपमेंट्स हैं सारे, या नेवल जितने भी हमारे तोप हैं या पनडुब्बियां हैं या जो भी हैं, वो सब कहां बनता है? मैक्सिमम मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में बनता है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आइए अगली बात करते हैं। भारत की प्रथम बहुत तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला, ध्यान रखिएगा कौन सी है? भारत की प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला क्या है भैया? एस्ट्रोसेट है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस के अंदर। ध्यान रखिएगा, एक रिसर्च सेंटर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, एस्ट्रोसेट। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं यहां पर। आइए अगली बात करें। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है वो कौन सी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। IRNS अरिहंत। क्या है ये? IRNS अरिहंत। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली इंडिजीनियस स्वदेशी भारत में बनी हुई परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल को दागने की क्षमता भी रखती है, उसे बोलते हैं INS अरिहंत। क्लियर? आइए अगली बात करें। तेजस लड़ाकू विमान को वायुसेना बेड़े में शामिल किया गया था, कब? 2016 में। अब तेजस क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि तेजस उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? अगर आप इसकी तरफ देखेंगे कि तेजस फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपको अपने मध्य प्रदेश की एक होनहार बालिका का नाम सामने आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उन्हें महिला सशक्तिकरण अवार्ड भी दिया जा चुका है। आइए अगली बात करते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित मिसाइल कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, IGMDP के तहत ध्यान रखिएगा, पटना में विकसित मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश है। ये आपसे पूछा जा सकता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड डायरेक्टेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप्ड कौन सी है? तो भैया ध्यान रखिएगा, पटना याद रखिएगा। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। क्लियर हो गई बात? मतलब पटना कैसे बना है? IGMDP से, मतलब ध्यान रखिएगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगली बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश में अवस्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नरौरा न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है। मैं हालांकि आपको यहां पर पूरी डिटेल दे दूंगा, तो आप खुद से मेहनत क्या करेंगे, पर मेरी कोशिश है आपको बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू कराया जाए। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां टेस्ट सीरीज है हमारी स्पर्धा नाम से, उसे भी आप ज्वाइन करें। आइए अगली बात करते हैं। 1956 में प्रारंभ देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अभी मैं होमी जहांगीर भाभा की बात कर रहा था। अप्सरा उनका बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था। 1956 के अंदर इसको हमने क्या किया था, लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगली बात करते हैं। भू स्थिर कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भू स्थिर कक्षा में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के ध्यान रखिएगा, जियो सिंक्रोनस की जगह आपको यह ध्यान रखना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर उसको कहां स्थापित किया जाएगा? विषुवत रेखा के एग्जैक्टली ऊपर। मतलब क्या है, अब अगर हमको पूरी तरीके से विषुवत रेखा के अगर हम ऊपर कर देंगे तो हमें अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, रोटेट करेगा और एक्चुअल हमें इमेजिंग दे पाएगा भू स्थिर कक्षा से। क्लियर हो गई बात? इसलिए हमेशा विषुवत रेखा से ऊपर की कक्षा में स्टेब्लिश किया जाता है कोई भी भू स्थिर कक्षा। क्लियर हो गई बात? जिससे पृथ्वी के अकॉर्डिंगली, हमारे अर्थ के अकॉर्डिंगली वो मूव कर पाए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन की प्रारंभ कब की गई? तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच 1851 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन प्रारंभ कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी लाइन स्टार्टेड इन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में 1851 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 25 क्वेश्चनों का एक इंपॉर्टेंट बंच मैं आपके लिए लेके आया। आपको और अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे विथ डिटेल। क्लियर हो गई बात? आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज से जुड़िए, करेंट की क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।